हेलो फ्रेंड्स, आज हम आगे बढ़ेंगे एज ऑफ थ्री एम्पायर्स 800 टू 1000 एडी ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल फॉर कन्नौज में, जिसमें तीन एम्पायर गुर्जर, प्रतिहार, पाला और राष्ट्रकूट कन्नौज के लिए लड़ाई लड़ते हैं। और ये टाइम पीरियड है 800 से 1000 एडी का, और ये है पार्ट 3। लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने पालास, गुर्जर, प्रतिहार और राष्ट्रकूट एम्पायर के बारे में और उनके जो मेजर रूलर्स थे उनके बारे में देखा था। आज हम इनका पॉलिटिकल और ऑर्गेनाइजेशन सेटअप देखेंगे। तो जो राजा होता था, ही वाज द हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। वो एडमिनिस्ट्रेशन को हेड किया करता था और वो आर्म फोर्सेस का कमांडर इन चीफ हुआ करता था। वार के समय पर, युद्ध के समय पर, जो एलिफेंट्स और हॉर्सेस ये राजा कैप्चर कर लिया करते थे, उन हॉर्सेस और एलिफेंट्स को वो अपने सामने परेड कराया करते थे। सो द कैप्चर्ड वॉर एलिफेंट्स एंड हॉर्सेस वर परेडेड बिफोर द किंग। किंग को अटेंड करते थे रॉयल चैम्बरलिन्स। ये चैम्बरलिन्स जो हैं ये रॉयल ऑफिसर्स हैं, और ये रॉयल ऑफिसर्स रेगुलेट किया करते थे जो फ्यूडेटरीज थे, अम्बेसडर्स थे, उनके आने जाने को ये रेगुलेट किया करते थे। तो जो एम्बेसडर्स या जो फ्यूडेटरीज या जो चीफ्स राजा के दरबार में आते हैं, जाते हैं, उनका अपॉइंटमेंट, ये सारी चीज़ें फिक्स करते थे रॉयल चैम्बरलिन्स या फिर रॉयल ऑफिसर्स, और ये राजा को अटेंड किया करते थे। राजा जो है जस्टिस भी दिया करता था। द किंग ऑल्सो डिस्पेंस्ड जस्टिस। और जो राजा की कोर्ट थी, ये केवल पॉलिटिकल अफेयर्स में नहीं डील करती थी, बट ये कल्चरल लाइफ में भी डील किया करती थी। डांसिंग गर्ल्स और स्किल्ड म्यूजिशियंस जो थे वो राजा की कोर्ट में प्रेजेंट हुआ करते थे। जो राजा की पोजीशन थी वो हेरिडिटरी थी, लेकिन जो सक्सेशन के रूल थे वो हमेशा के लिए फिक्स नहीं थे। ज़्यादातर जो एल्डेस्ट सन था, जो सबसे बड़ा बेटा हुआ करता था, वही राजा बनता था। लेकिन बहुत सारे इंस्टेंसेस ऐसे भी हमें देखने को मिले हैं जहाँ पे बड़े बेटे और छोटे बेटों के बीच में लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं, और जो यंगर ब्रदर है उसने अपने बड़े भाई को हरा दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो राष्ट्रकूट रूलर हैं ध्रुवा और गोविंदा फोर, इन्होंने अपने बड़े भाइयों को हराकर सत्ता पे काबिज हुए थे। कभी कभी जो रूलर्स थे वो अपने बड़े बेटे को या फिर उनका जो फेवरेट बेटा होता था उसे वो अपना सक्सेसर या फिर युवराज अपॉइंट किया करते थे। जो प्रिंसेस थी वो रेयरली अपॉइंट की जाती थी गवर्नमेंट पोस्ट पर, बट राष्ट्रकूट प्रिंसेस चंद्रो बल्लभे, जो कि अमोघ वर्ष वन की बेटी थी, इन्होंने रायचूर दोआब को एडमिनिस्टर किया था। तो वुमेन जो हैं वो गवर्नमेंट पोस्ट पर अपॉइंट बहुत ही कम किया जाता था इन्हें। लेकिन हमें एक एग्जाम्पल देखने को मिलता है राष्ट्रकूट एम्पायर में। अमोघ वर्ष वन की जो बेटी हैं चंद्रो बल्लभे, उन्होंने रायचूर दोआब को एडमिनिस्टर किया था। किंग को एडवाइस करने के लिए एक मंत्री परिषद थी, मिनिस्टर्स थे, और ये मिनिस्टर्स राजा चूज़ करता था फ्रॉम द लीडिंग फैमिली। और इन मिनिस्टर्स की जो पोजीशन थी वो हेरिडिटरी थी। राजा की ड्यूटी थी कि वो ब्राह्मण को प्रोटेक्ट करे और वर्ण सिस्टम को मेंटेन करे। तो ये 800 से 1000 एडी के बीच का टाइम पीरियड है। पालास के बारे में बात करें तो ये बहुत ज़्यादा एलिफेंट्स को मेंटेन किया करते थे। गुर्जर प्रतिहार के पास में लार्ज नंबर ऑफ हॉर्सेस, घोड़े हुआ करते थे, और ये घोड़े सेंट्रल एशिया से इंपोर्ट किया करते थे। राष्ट्रकूट एम्पायर के पास में बहुत सारे फोर्ट्स देखने को हमें मिलते हैं। जो वैसाल चीफ्स हैं, यानी कि जो फ्यूडेटरीज हैं, उनकी कुछ ऑब्लिगेशंस होती थी राजा की तरफ जो उन्हें फुलफ़िल करनी होती थी।
जैसे कि जो ये वेसल्स चीफ हैं ये एक फिक्स्ड ट्रिब्यूट राजा को पे करते थे और ज़रूरत पड़ने पर या युद्ध के समय पर इन वैसाल चीफ्स को अपने सैनिक अपने ट्रूप्स राजा को देने पड़ते थे। इसके अलावा जो वेसल्स चीफ का बेटा हुआ करता था उसे ये ऑब्लिगेशन थी कि वो राजा की अटेंडेंस में उसके दरबार में मौजूद रहे। ऐसा इसलिए किया जाता था जिससे कि राजा को एक अश्योरिटी मिल जाए कि उसका जो वैसाल चीफ है वो उसके अगेंस्ट रिबेलियन ना खड़ा कर दे, क्योंकि उसका बेटा अब उसकी कोर्ट में रहेगा। तो ये भी एक ऑब्लिगेशन थी कि द सन ऑफ वैसाल चीफ was required to stay in attendance to the king to guard against rebellion। इसके अलावा वसाल चीफ की कुछ और ऑब्लिगेशंस भी थीं कि वो राजा के दरबार को अटेंड करेगा किसी स्पेशल ओकेजन्स में। और कभी कभी ऐसे इंस्टेंसेस हमें देखने को मिले हैं कि वसाल चीफ ने अपनी बेटी की शादी राजा से या फिर राजा के बेटे से करा दी है। तो ऐसा करने से क्या होगा, अब राजा और जो वैसाल चीफ है यानी कि उसका जो फ्यूडेटरी है अब वो उसके अगेंस्ट में कोई रिबेलियन नहीं करेगा या फिर अपनी ऑटोनॉमी को सेंट्रल पावर के ऊपर एक्सटेंड नहीं करेगा। इनका एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर देखें तो पाला और गुर्जर प्रतिहार एम्पायर का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो लगभग सेम देखने को मिलता है, क्योंकि अगर हम देखें इन्हें पाला और गुर्जर प्रतिहार एम्पायर ये हैं तो इन दोनों का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सेम देखने को मिलेगा और राष्ट्रकूट का थोड़ा सा डिफरेंट देखने को हमें मिलेगा। तो पाला और गुर्जर प्रतिहार का जो एम्पायर है वो प्रोविंसेस में बटा हुआ था। प्रोविंसेस को कहते थे भुक्ति, और इन भुक्ति का जो हेड हुआ करता था वो उपारी का हुआ करता था, और उपारी का जो है वो लैंड रिवेन्यू को कलेक्ट करता है और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करता है। अब ये प्रोविंसेस जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट में टूटे हुए थे। डिस्ट्रिक्ट को बोलते थे मंडल या फिर विषय, और इनका हेड होता था विषयपति। ये विषय फर्दर विलेजेस में टूटा हुए करते थे। विलेजेस को बोलते थे पटाला, और इसका हेड होता था समंता। राष्ट्रकूट एम्पायर की बात करें तो फर्दर इनका भी प्रोविंस और डिस्ट्रिक्ट में विभाजन है। तो ये डिस्ट्रिक्ट को बोलते थे राष्ट्र, जबकि पाला और गुर्जर प्रतिहार एम्पायर में प्रोविंसेस होते थे भुक्ति, और राष्ट्रकूट एम्पायर में प्रोविंस हैं राष्ट्र, और इन्हें हेड करता था राष्ट्रपति। और इसके फंक्शन भी बिल्कुल एकदम सेम हैं जो कि उपारिका के फंक्शंस हैं गुर्जर प्रतिहार और पाला एम्पायर में। फर्दर जो राष्ट्रकूट एम्पायर का जो प्रोविंस है वो डिस्ट्रिक्ट में टूटा हुआ है, और डिस्ट्रिक्ट हैं विषय, और विषय फर्दर टूटे हुए हैं भुक्ति में। ये डिफरेंस आप देख रहे हैं कि पाला और गुर्जर प्रतिहार एम्पायर में जो प्रोविंस हैं उन्हें भुक्ति बोलते हैं, और राष्ट्रकूट एम्पायर में जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है डिस्ट्रिक्ट के नीचे उसे भुक्ति बोलते हैं। नाउ विलेज जो है ये सबसे बेसिक यूनिट थी एडमिनिस्ट्रेशन की, और विलेज का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो विलेज के हेडमैन द्वारा किया जाता था, और विलेज में जो अकाउंटेंट थे वो भी विलेज के एडमिनिस्ट्रेशन में पार्ट लिया करते थे। और इनकी जो पोजीशन थी, जो विलेज हेडमैन हैं और विलेज अकाउंटेंट हैं, इनकी पोस्ट जो हैं हेरिडिटरी हुआ करती थी, और इनको जो पेमेंट मिलती थी वो लैंड ग्रांट से मिलती थी, और ये रेंट फ्री लैंड इन्हें मिला करता था। जो विलेज का हेडमैन है इसे हेल्प करते थे विलेज के जो एल्डर्स लोग थे, और इन्हें बोलते थे हम ग्राम महाजना या फिर ग्राम महात्रा। राष्ट्रकूट एम्पायर में पर्टिकुलरली अगर हम कर्नाटक की बात करें तो यहाँ पर हमें कुछ विलेज में कमेटी देखने को मिली हैं जो कि स्कूल, टैंक्स, मंदिर, रोड्स, इन सब चीज़ों को मैनेज किया करती थी।
तो ये राष्ट्रकूट एम्पायर में हमें विलेज में कमेटी देखने को मिल रही है कर्नाटक वाले रीजन में। और ये कमेटी मनी भी रिसीव कर सकती थी और प्रॉपर्टी भी रिसीव कर सकती थी एक ट्रस्ट के नाम पे, और इनको मैनेज कर सकती थी। इसके अलावा कुछ छोटे मोटे डिस्प्यूट्स जो आते हैं वो भी ये कमेटी मैनेज किया करती थी। तो राष्ट्रकूट एम्पायर में ये हमें विलेजेस में कमेटी देखने को मिल रही है। इसके अलावा टाउन्स में भी कुछ सिमिलर कमेटीज़ हमें देखने को मिलती हैं, जिनके हेड जो हैं वो ट्रेड गिल्ड से एसोसिएटेड हैं, और जो टाउन्स में लॉ एंड ऑर्डर है वो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कोतवाल या फिर कोस्टपाल की। एक इम्पॉर्टेंट फीचर है कि डेक्कन में जो हेरिडिटरी रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं, जिन्हें नड गवुंडास या फिर देश ग्रामोक्तास बोलते हैं हम, उनका राइज हमें देखने को मिलता है। तो डेक्कन में क्या हो रहा है कि हेरिडिटरी रेवेन्यू ऑफिसर्स, इनका राइज हमें देखने को मिलता है। तो जो फंक्शन मराठा एम्पायर में देशमुख और देशपांडे किया करते थे, कुछ ऐसा ही फंक्शन ये नवगवुंडास या फिर देश ग्रामोक्तास कर रहे हैं, और ये हेरिडिटरी रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं। तो जैसे जैसे इन हेरिडिटरी ऑफिसर्स की जो पावर है वो बढ़ती है, इनकी पावर के बढ़ने से जो विलेज में कमेटीज़ हमने देखी थी जो मैनेज कर रही थी स्कूल्स को, टैंक्स को, रोड्स को, तो इन कमेटीज़ की पावर अब डिक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि ये जो हेरिडिटरी रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं इनकी पावर अब बढ़ने लगती है। इसके अलावा जो सेंटर में गवर्नमेंट है, जो सेंटर में ऑफिसर्स हैं, रूलर्स हैं, उन्हें भी बड़ी मुश्किल होती है, डिफ़िकल्टी होती है इन हेरिडिटरी रेवेन्यू ऑफिसर्स को कंट्रोल करने में। तो यहाँ से हमें पता लगता है कि गवर्नमेंट जो है वो अब फ्यूडल गवर्नमेंट हो गई है। इन तीनों एम्पायर्स के जो रूलर्स थे वो शैविज़म, विष्णुज़म, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म को फॉलो करते थे। इसके अलावा ये डोनेशंस दिया करते थे ब्राह्मण्स को, बुद्धिस्ट विहार्स और जैन टेम्पल्स को डोनेट भी किया करते थे। राष्ट्रकूट एम्पायर में हमने देखा था कि इन्होंने मुस्लिम्स को अलाउ किया था, वो ट्रेड करते थे, इंडिया में आकर मॉस्क बनाए उन्होंने, और उन्हें प्रे करना अलाउड था। तो मुस्लिम्स जो हैं अपने आप को, अपने रिलीजन्स को प्रीच कर रहे थे, बढ़ावा दे रहे थे। राष्ट्रकूट एम्पायर में ट्रेड अलाउड किया हुआ था, तो इससे राष्ट्रकूट एम्पायर को भी बेनिफिट होता है ट्रेड में। एक अरब राइटर हैं, ये बताते हैं कि राष्ट्रकूट एम्पायर में जो औरतें हुआ करती थीं वो अपने चेहरे को वेल नहीं करती थी, यानी कि अपना चेहरा नहीं दिखाती थी, अपने चेहरे को ढककर रखा करती थी। तो इसी के साथ में ये जो पीरियड है 800 टू 1000 AD, जिसमें कन्नौज के लिए ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल होता है 3 एम्पायर्स के बीच में, दैट इज़ पाला, गुजर, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, तो इसके बारे में हमने देखा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे फिलोसफिकल थिंकर्स एंड स्कूल्स। कुछ स्कूल्स हैं ये हमें देखने हैं, जैसे संख्या स्कूल, योगा स्कूल, न्याय स्कूल, विशेषिका स्कूल, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, आजीविका सेक्ट जो है, चारवाक फिलॉसफी, और जैनिज़्म, बुद्धिज़्म हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ये कुछ ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स हमें करने हैं। उसके बाद में आर्किटेक्चर से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस प्रीलिम्स में बन सकते हैं वो हम देखेंगे, और जो एंशिएंट में लिटरेचर है वो हमें देखनी है। सो विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।